नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं एरीन्स के अंतर्गत विभिन्न इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि हमने नाइट्रीकरण, सल्फनीकरण, हेलोजिनीकरण या फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ड्यूटेरिकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसा कि हमने पहले विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पढ़ा था कि बेंजीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी समूह जब जुड़ जाता है तो बेंजीन के बाकी के पांचों हाइड्रोजन समान नहीं रह पाते हैं। अब उस एकल प्रतिस्थापी बेंजीन का जब पुनः प्रतिस्थापन कराया जाता है किसी अन्य अभिकर्मक के द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो दूसरा समूह है एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में पहले से उपस्थित समूह के सापेक्ष कहाँ जाकर के स्थान ग्रहण करेगा या जो स्थिति ग्रहण करेगा वह उस पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का दिष्टकारी प्रभाव कहलाता है। जैसे कि हम इसको देखते हैं कि यदि किसी एकल प्रतिस्थापी बेंजीन को द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाए तो आने वाला दूसरा प्रतिस्थापी समूह पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के सापेक्ष जो स्थिति ग्रहण करेगा वह स्थिति पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का दिष्टकारी प्रभाव कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद बनना संभव है, ऑर्थो, मेटा, पेरा। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः स्वाभाविक है कि वलय में पहले से उपस्थित समूह आने वाले प्रतिस्थापियों की स्थिति वह प्रतिस्थापित होने की सुगमता पर प्रभाव डालेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले से उपस्थित समूह जो भी है वह आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी समूह का आक्रमण आसान बनाता है या उसमें कठिनाई उत्पन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वलय में जो पहले से उपस्थित समूह है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, ये आने वाला प्रतिस्थापी समूह जो है वह पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के सापेक्ष ऑर्थो, मेटा या पेरा स्थिति होगी या तीनों ही प्रतिस्थापियों के बनने की संभावना होगी। मीन्स पर्टिकुलर किसी स्थिति पर जाकर जुड़ेगा या तीनों ही स्थितियों पर वह जुड़ सकता है। दूसरा कि वलय में पहले से उपस्थित जो समूह है वह आने वाले दूसरे समूह के प्रतिस्थापन के लिए वलय को सक्रिय या विसक्रिय बनाता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी समूह का आक्रमण आसान बनाता है या कठिन बनाता है। आसान बनाता है तो हम ये कहेंगे कि दूसरे वाले समूह के लिए आक्रमण के लिए पहले से उपस्थित समूह ने वलय को सक्रिय कर दिया, और यदि कठिनाई उत्पन्न करता है तो हम ये कहते हैं कि आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी समूह के लिए पहले से उपस्थित समूह ने वलय को विसक्रिय बना दिया। विभिन्न जो प्रतिस्थापी समूह एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में या मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वह पहले से उपस्थित समूह जो भी है वह बेंजीन वलय को सक्रिय या विसक्रिय करता है और आने वाले दूसरे समूह को ऑर्थो, मेटा, पेरा इनमें से किसी स्थिति पे या तीनों स्थिति पे जाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी हो रहा है मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन में, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से प्राप्त ऑर्थो, मेटा या पेरा उत्पाद जो भी बनेगा यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के द्वारा डाले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये जो भी हैं इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत यह जब विस्थापन सहसंयोजक बंध द्वारा स्वयं अथवा अन्य अभिकर्मकों की उपस्थिति द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार का जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है पहले से उपस्थित समूह के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण, इन इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के द्वारा ऐसा होता है कि कुछ स्थितियां उस वलय की या ये कुछ केंद्र कह सकते हैं कि जिन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है या किन्हीं स्थितियों पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिसको धनावेश या ऋणावेश के द्वारा
बाद में इंगित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अलग अलग केंद्रों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व भिन्न भिन्न हो जाता है तथा वे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संवेदनशील हो जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दोनों ही की प्रकार की अभिक्रियाएं उसमें संभव हो सकती हैं। तो किस प्रकार का अभिकर्मक आक्रमण कर रहा है और आने वाले पहले से उपस्थित प्रतिस्थापक समूह उस वलय को किस प्रकार से सक्रिय या विसक्रिय कर रहा है, इस आधार पर उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। तो इसको हम जिस भी स्थिति पे जाता है उसको हम पहले से उपस्थित समूह का दिष्टकारी प्रभाव कहते हैं। दिष्टकारी प्रभाव के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने से पहले कुछ मुख्य इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जिसके कारण इन दिष्टकारी प्रभाव या का निर्धारण होता है उसको हम पहले पढ़ेंगे। ये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आपने पढ़ रखे हैं थोड़ा सा, लेकिन चूंकि दिष्टकारी प्रभाव के अंतर्गत यह पुनः आएंगे तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक बार चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। पहला महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वह है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव आप लोग वैसे जानते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे, पुनः याद आपकी ताज़ा हो जाएगी इस बहाने कि यह एक स्थायी प्रभाव है जो कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणु के मध्य अवस्थित न होकर के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित होता है। इसको आप यहाँ इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर कोई ध्रुवित बंध उपस्थित है, ध्रुवित बंध जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ध्रुवित बंध तब होता है जब दोनों परमाणु जिनके बीच बंध बन रहा है उनके बीच विद्युत ऋणता का अंतर होता है। तो ऐसे स्थिति में जब विद्युत ऋणता का अंतर है तो बंधित जो युग्म है, बंध युग्म है इलेक्ट्रॉन का, वह अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे कि इस उदाहरण में यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस दूसरे वाले कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बंध ध्रुवित हो जाता है। अब यह CCl बंध श्रृंखला के एक सिरे पर स्थित है, तो ऐसे स्थिति में होता है कि C1 पर उपस्थित जो धनावेश, आंशिक धनावेश उत्पन्न हुआ, उसके कारण C1 और C2 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं या बंध युग्म है वह आंशिक रूप से C1 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार से होगा तो इस C2 कार्बन पर भी आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन वह उत्पन्न आंशिक धनावेश C1 परमाणु पर उत्पन्न धनावेश की तुलना में थोड़ा सा कम होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि C3 और C4 कार्बन परमाणुओं पर भी आंशिक धनावेश उत्पन्न हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर यदि कहीं ध्रुवित बंध उपस्थित है तो उस बंध की ध्रुवणता के कारण उस श्रृंखला के बाकी के कार्बन परमाणुओं पर आंशिक धनावेश का प्रेरण हो जाता है या आंशिक ऋणावेश का प्रेरण हो जाता है। यह निर्भर करता है कि कौन सा समूह है, यहाँ पे कौन सा परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है या कम विद्युत ऋणी है। अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है तो कार्बन श्रृंखला में धनावेश का प्रेरण होगा, और यदि कम विद्युत ऋणी जुड़ा हुआ है तो कार्बन श्रृंखला में आंशिक ऋणावेश का प्रेरण हो जाता है, तो उत्पन्न हो जाता है, यूं कह सकते हैं। तो लेकिन यह चूंकि बंध स्थायी है तो विस्थापन भी स्थायी होगा, तो इस प्रकार से यह एक स्थायी प्रभाव कहलाता है। और जैसे जैसे हम इस ध्रुवित बंध से दूरी बढ़ती जाती है, हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं कार्बन श्रृंखला में, धीरे धीरे धनावेश का जो है मात्रा वह कम होती जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे धनावेश की प्रबलता उसी अनुपात में कम होती जाएगी और वास्तव में C3 C4 परमाणु तक पहुँचते पहुँचते यह धनावेश लगभग पूर्ण रूप से विलुप्त सा हो जाता है। अर्थात दूरी के साथ यह प्रभाव कम होता जाता है। तो अब हम परिभाषा के रूप में इसको आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी कार्बन की श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण होता है, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है।
अब यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर वास्तविक स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ बंद युग्म का विस्थापन आंशिक रूप से होता है, स्थानांतरण नहीं होता। बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ, जिसके कारण धनावेश ऋणावेश का उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बन श्रृंखला में प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो समूह हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जितने भी हैं या परमाणु हैं वह जब कार्बन श्रृंखला में जुड़े रहते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि उन सब की विद्युतीयता अधिक होती है। इसके कारण जैसे कि NO2 में नाइट्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या OCH3 में ऑक्सीजन जुड़ता है, C6H5 में कार्बन जुड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं इनकी तीव्रता का अनुपात भी कि भाई यह सबसे ज़्यादा देगा NO2, फिर फ्लोरीन कम, क्लोरीन कम वगैरह वगैरह। तो ये इसका बंद क्रम भी दिया हुआ है ऑर्डर, जिसके अंतर्गत इसकी I प्रभाव की -I प्रभाव की तीव्रता कम होती जाती है। तो प्रेरणिक प्रभाव -I प्रभाव दर्शाते हैं यदि उनकी विद्युतीयता अधिक है, और यह इनको हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी कह सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे कि कार्बन श्रृंखला में कहीं कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे आपको ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिया हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप है, या इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप्स अगर कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो इन ग्रुप के कारण +I प्रभाव पड़ता है, या यूं कह सकते हैं कि इन ग्रुप के कारण उस कार्बन श्रृंखला में आंशिक ऋण आवेश का प्रेरण होता है या आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। या यूं कह सकते हैं कि उनके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन श्रृंखला में बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है इसी क्रम के अंदर। तो अतः +I समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता कह लीजिए या अभिक्रियाशीलता कह लीजिए वह बढ़ जाती है। तो दूसरी ओर -I प्रभाव के समूह, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह हैं, अगर यह कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हैं तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति आकर्षण में कमी होने से यह प्रभाव निष्क्रियणकारी प्रभाव भी कहलाता है, -I प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर उदाहरण हम ले रहे हैं कि प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर हम कार्बोनियम आयन हैं उनका स्थायित्व आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी और यह टर्शियरी तृतीयक। तो ये तृतीयक हो गया, यह द्वितीयक हो गया, यह प्राथमिक हो गया और यह मिथाइल। इसके अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं मिथाइल कार्बोनियम आयन या मिथाइल कैटायन के अंदर किसी प्रकार का कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। इस धनावेशित कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो इसके एल्काइल समूह के धन +I प्रभाव के कारण यहाँ पर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इस बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस धनावेशित कार्बन की ओर थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धनावेशित कार्बन या कार्बन की जो आवेश है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, तीव्रता में थोड़ी कमी आती, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यह स्थायित्व प्राप्त करता है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है इसके अंदर दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, दोनों का +I प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर तो केवल एक +I प्रभाव समूह था, यहाँ पर दोनों मिलके इस धनावेशित कार्बन पर धनावेश में कमी करेंगे, अर्थात इसके स्थायित्व में और वृद्धि करेंगे, जबकि इसके अंदर 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं और तीनों मिलकर +I प्रभाव के कारण इस धनावेश में और भी कमी कर देंगे। आवेशित कार्बन जितना होगा वह अस्थायी होता है, और धनावेश में अगर कमी हो जाती है किसी कारण से, किसी प्रभाव से, तो वो उसके स्थायित्व में वृद्धि करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन का स्थायित्व कम होगा द्वितीयक की तुलना में, द्वितीयक का स्थायित्व कम होगा तृतीयक की तुलना में, या उल्टा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन होगा तृतीयक, उसके बाद होगा द्वितीयक, फिर होगा प्राथमिक और सबसे अंत में मिथाइल कैटायन। इसके अतिरिक्त हम अम्ल क्षार की प्रबलता को भी प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर
बता सकते हैं, लेकिन यह हमारे दिष्टकारी प्रभाव से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।